नमस्कार। इन दिनों उत्तर भारत में बवाल मचा हुआ है। देश के इस इलाके में गांव-गांव बहस चल रही है और ये माना जा रहा है कि सामान्य वर्ग के खिलाफ एक काला कानून आ गया है। मैं बात कर रहा हूँ यूजीसी बिल की। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहा जाता है, उसने 13 जनवरी को एक नया नियम लागू किया है और उस नियम को देश के उच्च शिक्षा के सारे संस्थानों में लागू कर दिया गया। यानी हर डिग्री कॉलेज में और हर यूनिवर्सिटी में या हर वो इंस्टीट्यूट जो उच्च शिक्षा की शिक्षा देता है। और इसी बिल को लेकर सामान्य वर्ग के लोगों में एक गुस्सा है और यह है कि उनके साथ ये अन्याय लाने वाला बिल लाया गया है। पहले इस बिल की वजह क्या थी ये बता देता हूँ और मैं ऐसे ही लोगों के साथ खड़ा हूँ। ये जो छात्र हैं मेरठ विश्वविद्यालय के हैं, इन्होंने कल ही ज्ञापन सौंपा है और कुछ लोग हैं जिन्होंने अलग अलग जगह पर विरोध प्रदर्शन किया है। मेरठ विश्वविद्यालय और तमाम अन्य विश्वविद्यालयों के छात्र सामान्य वर्ग के इसको लेकर आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। 28 जनवरी को मेरठ विश्वविद्यालय के सामान्य वर्ग के छात्रों ने एक आंदोलन करने का फैसला भी किया है। यूजीसी को और भारत सरकार को ये चेतावनी दी गई है कि इस बिल को वापस लिया जाए, नहीं तो आंदोलन छेड़ा जाएगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर भी कर दी गई। तो आज यूजीसी का बिल क्या है, इसको लेकर विरोध क्या है, आशंकाएं क्या है और बिल में सही सही चीज़ें क्या है, ये बताने की मैं कोशिश करता हूं, जिसको लेकर गांव-गांव इन दिनों चर्चा चल रही है। सबसे पहले शुरुआत करता हूं मेरठ के इस जगह से। एक पार्क में मैं आया हूं और लोगों की क्या आशंकाएं हैं और इस पूरे कार्यक्रम में मैं बताने की कोशिश ये भी करूंगा कि यूजीसी बिल की ज़रूरत क्यों पड़ी और ये यूजीसी बिल में क्या क्या प्रावधान है। दरअसल 2 छात्रों की मौत के बाद जो जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को निर्देश दिया था कि जाति, धर्म, लिंग के आधार पर उच्च शिक्षा में जो भेदभाव हो रहा है उसको ख़त्म करने के लिए एक नई गाइडलाइन बनाने की ज़रूरत है। कहा यह जा रहा है ये बिल बहुत सारी तैयारियों के बाद, विचार विमर्श के बाद बनाया गया है ताकि उच्च शिक्षा में लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, जन्म क्षेत्र के आधार पर, विकलांगता के आधार पर महिलाओं को किसी तरह का कोई शोषण या पक्षपात न हो। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए इसमें कहीं कोई छूट का प्रावधान नहीं है। अगर शिकायत गलत भी की जा रही है तो उसके लिए उसके पास बचाव का रास्ता क्या है। ये 2-3 चीज़ें। और दूसरी बात, ओबीसी को इसमें शामिल कर लिया गया। एससी एसटी के साथ साथ ओबीसी को शामिल करने पर भी ऐतराज है। सामान्य वर्ग का कहना है कि सिर्फ हम ही छूट गए और बाकी सबको कवच दे दिया गया। एससी एसटी को दे दिया गया, ओबीसी को दे दिया गया, महिला को दे दिया गया, दिव्यांगजन को दे गया, तो क्या शोषक सिर्फ सामान्य वर्ग का छात्र ही है? उसके लिए कहीं कोई उपाय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका भी दायर की गई। तो मैं सबसे पहले जो आशंकाएं लोगों के दिमाग में है, छात्रों के दिमाग में भी है, टीचर भी हैं, छात्र भी हैं, अभिभावक भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करता हूं। तो माहौल क्या है, मैं आज यही बात होगी। हमारे साथ बने रहिए, आपको यूजीसी बिल के सारे प्रावधान भी बताने की कोशिश करूंगा। तो आखिर आप लोगों को ऐसा क्यों लगने लगा कि ये यूजीसी बिल सामान्य वर्ग के खिलाफ है, अपर कास्ट के खिलाफ है? ऐसा क्यों लगता है? असल में राजीव जी, जो आशंकाएं हैं वो एक तो इसलिए हुई कि इसमें ओबीसी वर्ग को शामिल किया गया और ओबीसी जो है कोई जाति तो है नहीं, एक क्लास है। उस क्लास में तमाम सारी ऐसी जातियां हैं जो खुद को और बाकी लोग भी उन्हें मार्शल कौम के तौर पे जानते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में वो बहुत प्रभावी भी हैं। अलग अलग स्टेट्स में आप देखेंगे तो वो बहुत प्रभावी जातियां भी हैं। तो एक तो आशंका जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उन्हें ये हुई कि साहब हम ही लोगों को अलग कर दिया गया। ऐसा माना गया कि साहब यही 3-4 जो जातियां हैं ये शोषणकारी हैं, इसका मतलब। और दूसरा इसमें एक ये हुआ कि अगर कोई गलत भी शिकायत दर्ज की जाती है तो उस गलत शिकायत को जो है उसका पनिशमेंट कुछ नहीं है। अगर ये होता है एक गलत पूरी तरह शिकायत थी, ये मतलब एक अजीब सी बात हो गई कि मैं जिसके खिलाफ चाहूँ उसके खिलाफ जो है एक शिकायत दर्ज करूँ, वो फंसे तो फंसे और नहीं भी फंसे तो कुछ दिन परेशान तो कम से कम रहे ही।
तो ऐसा कानून है जिसमें एक वर्ग को ये माना गया कि साहब वो शोषित है, वो जो शोषित हो गया, और दूसरा शोषक ही है। मुझे लगता है अजीब सा है, लोगों के बीच में जातीय तनाव बढ़ाने जैसा है। क्यों नहीं ऐसा किया जाता कि सबको न्याय मिलेगा? छात्र छात्र है, मैं भी मानता हूँ कि किसी भी आधार पर कोई भी अन्याय नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या 70 साल 75 साल बाद भी हम ये कहेंगे कि साहब एक ही क्लास के लोग जो है ज़्यादा करते हैं? ऐसा तो मुझे नहीं लगता। आप इसी मेरिट की चीज़ें उठाएंगे तो तमाम सारे गलत काम अलग जातियों से, अलग धर्मों से तमाम लोग करते हैं। अच्छे और बुरे लोग हर जगह हैं। तो आशंका केवल ये है कि साहब हम ही लोगों को शोषित जो है ये क्यों मान लिया गया कि ये 3-4 क्लास इसमें शोषण करेंगी। आपकी बात से दो बातें मुझे निकलती हुई दिखाई दे रही है, अगर मैं गलत हूं तो बताइएगा। आपने कहा कि एक ऐतराज है कि इसको ओबीसी को क्यों शामिल किया गया, दूसरा ऐतराज ये है कि शिकायत अगर गलत हो, इंटेंशन अगर गलत हो, तो उसको पेनल्टी या गलत शिकायत करने वालों को सजा का प्रावधान नहीं। यही दो बातें आपकी मोटे तौर पर है। जी बिल्कुल, यही बिल्कुल बात है कि साहब अगर कोई गलत शिकायत करता है, और छात्र आपस में गलत और सही कर सकते हैं, वो किसी भी वर्ग का छात्र है वो गलत सही कर सकता है, बच्चे हैं गलतियां भी कर सकते हैं, तो उन्हें इतना डर होना चाहिए कि कोई झूठी शिकायत किसी के खिलाफ नहीं होगी। अब ये दो चीज़ें इसलिए मैं बताते चलता हूँ, सवाल जब निकलते हैं तो जवाब बताना ज़्यादा आसान हो जाता है। अब ओबीसी को इसमें शामिल क्यों किया गया? पिछले साल यूजीसी की जो ड्राफ्ट कमेटी ने जो ड्राफ्ट तैयार किया था और जो पब्लिक रखा था कि इसमें जो संशोधन की गुंजाइश है, तो बहुत क्रिटिसिज्म, बहुत आलोचना यूजीसी के उस ड्राफ्ट की हुई थी कि आखिर में इसमें ओबीसी को क्यों नहीं जोड़ा गया। और तमाम बहस के बाद ओबीसी को उसमें जोड़ने का इसलिए फैसला किया गया कि आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को इसलिए रखते हैं कि वो शैक्षणिक, सामाजिक स्तर पर पिछड़े हैं, और चूंकि उनको आरक्षण मिलता है, ये मानते हुए कि वो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, तो ओबीसी भी सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े। मैं किन्हीं खास जिन मार्शल कौम की आप बात कर रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे ओबीसी की बात कर रहा हूँ। तो ये माना गया, ये कहा गया ड्राफ्ट कमेटी के उस प्रोविज़न के बाद कि चूंकि एससी एसटी को जिस कैटेगरी से आरक्षण मिलता है, ओबीसी को भी आरक्षण इसी आधार पर मिलता है कि वो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ वर्ग है, लिहाजा उसके लिए भी गाइडलाइन होनी चाहिए और उसे भी सेफगार्ड मिलना चाहिए। इस आधार पर, इस तर्क के आधार पर ओबीसी को जोड़ लिया गया। लेकिन जैसा, आपका नाम क्या है? स्नेहवीर पुंडीर। तो पुंडीर साहब ने जैसा कहा, पुंडीर मेरठ में राजपूत होते हैं, पहले ये बता दूं, सामान्य वर्ग में। तो अब जैसे मेरठ की बात है, मेरठ, सहारनपुर और इस पूरे इलाके में जाट और गूजर, नोएडा, गाजियाबाद, जाट और गूजर, ये किसी भी तरीके से किसी भी सामान्य वर्ग से कमज़ोर नहीं है, बल्कि 20 ही ठहरते। लेकिन आपका इशारा उसी तरफ था, इन्हीं कौम की तरफ। कहीं यादव हैं, कहीं जाट हैं, कहीं गूजर हैं, अलग अलग जातियां प्रभावी हैं। तो आपने आधा जवाब दे दिया था, वो बात सही थी कि ओबीसी में तमाम ऐसी जातियां भी हैं जो शायद अगर शामिल होंगी तो तमाम लोग कहेंगे कि हाँ वो इतने पिछड़े हुए हैं कि उनको संरक्षण की ज़रूरत है। लेकिन ओबीसी में ही कुछ जातियाँ ऐसी भी हैं कि जो इन 3-4 के साथ मिली हुई ज़्यादा दिखाई देंगी आपको, सामाजिक, आर्थिक तौर पर भी और शैक्षणिक तौर पर भी। तो सवाल इनका जो कहना है वो मैंने बता दिया, और जो कमेटी में जो कानून बनाने के लिए जो तर्क दिया गया ओबीसी को शामिल करने का, वो मैंने बता दिया। दूसरी बात, जो पेनल्टी का इन्होंने प्रावधान कहा कि आखिर में गलत शिकायत कर देगा तो पेनल्टी, अब पहले पेनल्टी का प्रावधान था उसको क्यों हटा दिया, गलत शिकायत वाले को कोई सज़ा क्यों नहीं मिलती? उसका तर्क ये दिया गया कि अगर गलत शिकायत पर पेनल्टी का प्रावधान रहता है तो शिकायतकर्ता शिकायत करने से डरता है, इसलिए उसे अपील का मौका तो दिया जाएगा, लेकिन पेनल्टी, शिकायत करने वालों की जांच अगर गलत पाई गई तो पेनल्टी का प्रावधान हटा दिया गया, ये कहते हुए कि शिकायत करने वाला पेनल्टी के डर से शायद अपनी शिकायत दर्ज न कराए। आगे के प्रावधान भी मैं आपको बताऊंगा, चर्चा जैसे जैसे आगे बढ़ती है, सवाल जैसे जैसे आगे उठता है। आपके दिमाग में क्यों ऐसा लगता है कि ये बिल
सामान्य वर्ग के खिलाफ। मैं बता दूं ये सारे सामान्य वर्ग के लोग हैं और यही वो लोग हैं जो पिछले दिनों मेरठ में अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन में शामिल रहे। हाँ बताइए। बिल तो पहले से ये लागू था, पर जब ये 13 जनवरी को लागू हुआ तो इसमें ना एक तरह से जनरल वर्ग को पहले से ही दोषी मान के जब इसको लागू किया गया, जब आपने जैसे बताया कि 2 डेथ हो चुकी थी पहले, उसके बाद ये बिल आया डॉक्टर विनीत जोशी ने, जो ड्राफ्ट कमेटी यूजीसी के, हाँ, उस समय यूजीसी के हेड थे डॉक्टर विनीत जोशी। उन्होंने SC ST के लिए लाए। फिर एक कांग्रेस नेता थे दिगंबर चौहान, उन्होंने OBC भी ऐड की। पर पहले ये था अगर तुम मतलब जैसे दोषी होगा। अब ये मामला देखो कांग्रेस बीजेपी से ऊपर निकल गया। हाँ। क्योंकि ये कमेटी ने रिकमेंडेशन की, फिर इसको पास किया गया। अब ये भारत के गजट में, आज मैं कॉपी भी लेके आया हूँ, ये भारत के राजपत्र यानी गजट ऑफ इंडिया में ये छप चुका है। तो अब तो इस बीजेपी कांग्रेस से ऊपर उठ के ये भारत सरकार का राजपत्र हो चुका है। देखिए भारत का राजपत्र, अब उस बहस से अलग हो जाते हैं। हाँ, अभी जब ये बिल आया है तो पहले इसमें ये था कि अगर कोई मतलब ऐसे दोषी मानता है या गलत रिपोर्ट करता है तो उस पर पेनल्टी लगेगी। अब तो अभी हमने चर्चा हाँ की। हाँ, अगर अभी कोई ऐसे होगा तो बिना पेनल्टी के कई बार स्टूडेंट में आपसी विवाद भी होता है। कई बार जैसे भैया ने बताया मार्शल कॉम है, कई आपसी विवाद चलते हैं ये यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में, ये नॉर्मल बात है। तो वो तो कई बार गलत फ़ायदा उठा सकते हैं इसका। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे मतलब कि वो तो अब ऐसे सब कुछ भी कर सकते हैं जो उनके मन में आएगा। तो इसको लेके थोड़ा, लेकिन जनरल कैटेगरी के छात्र या लोग ये क्यों मानते हैं कि ये सारी जो SC ST OBC, महिला, विकलांग, अल्पसंख्यक, वो जनरल कैटेगरी की ही शिकायत करेंगे? उनके दिमाग में ये क्यों डर है कि वो उन्हीं के खिलाफ शिकायत करेंगे? अरे SC ST वाला OBC के खिलाफ भी शिकायत कर सकता है, महिला OBC के खिलाफ SC ST के खिलाफ कर सकती है, दिव्यांगजन में कोई जाति नहीं बताई गई, किसी जाति का दिव्यांगजन होगा वो SC ST के खिलाफ भी शिकायत कर सकता है। तो जनरल के लोग ही क्यों पहले से मान बैठे हैं कि ये शिकायत मेरे ही खिलाफ होगी? उसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं है ना कि मतलब जनरल कैटेगरी से अलग भी कोई शिकायत कर सकता है। इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आपने पढ़ा है एक बार चेक, अगर जनरल वाला करता है ना तो उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होगी। इसमें ही है, सबके लिए लागू होता। कई बार OBC भी तो कर सकता है ना SC ST वालों पे, उनके लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं आया। नहीं, ऐसा तो इसमें कहीं नहीं लिखा है। आप इसको मतलब लिखा नहीं है, पर जो ड्राफ्ट में है ना ये सिर्फ स्वर्ण पे लागू होगा। इसमें ऐसा नहीं है कि यही गलत, मतलब मैं आपको बताऊं, इसमें गजट में ये कहीं नहीं लिखा है कि शिकायत किसके खिलाफ की जाएगी। इसमें ये लिखा है कि शिकायत कौन कर सकता है। शिकायत महिला कर सकती है, शिकायत दिव्यांगजन कर सकते हैं, शिकायत SC ST कर सकते हैं, शिकायत OBC कर सकते हैं। किसके खिलाफ करेंगे और वो केवल जनरल के खिलाफ करेंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा है इसमें। तो ये भी क्लियर होना चाहिए। हाँ, आप कुछ कह रहे थे, कहना चाह रहे हैं? हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसा आपने बोला कि ये SC OBC और इनको ऐड करें, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ इसमें जो शिकायत दर्ज करता था इसमें स्वर्ण समाज क्यों नहीं ऐड करा? सबसे कहीं ना कहीं बात तो ये भी आती है ना कि स्वर्ण समाज के लिए तो कुछ ऐसा है नहीं कि वो भी इसमें जो शिकायत कर सकते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है कि मतलब इसमें आप क्यों अलग छोड़ दिया? नहीं, आपने SC ST OBC सबको तो जोड़ दिया। हाँ। जनरल कैटेगरी के खिलाफ अगर मान लो सामान्य कैटेगरी के खिलाफ कोई आदमी किसी सामान्य कैटेगरी वाले को उसके जाति के आधार पर गाली देता है, उसको अपमानित कर रहा है, तो वो कहाँ शिकायत करेगा? ये कहाँ जाएगा? सबसे बड़ी मुद्दा तो यही है, वो कहाँ जाएगा? वो किसका दरवाजा खटखटाएगा? बताइए। व्यक्तिगत लड़ाइयाँ सबके साथ चलती है, कॉलेज हो, कहीं भी हो, कुछ भी हो, तो वो तो ये अलग वो हो गया। उसके लिए अलग अलग संविधान में हमारे वो भी है। तो ये है सारा मुद्दा कि स्वर्ण कहाँ जाए फिर शिकायत के लिए। इस बिल में एक बात ये सामने आती है कि सामान्य वर्ग का जो व्यक्ति है उसे शिकायत करने का मंच कहाँ होगा। हालांकि ये कहा जा रहा है कि इसमें जो एक प्रोविजन ये है कि किसी को भी जाति, धर्म, जन्म का क्षेत्र और लिंग और दिव्यांगजन के हिसाब से किसी के साथ भी भेदभाव किया जाएगा तो उसके खिलाफ होगा। लेकिन शिकायतकर्ता में सामान्य वर्ग का आदमी होगा, ऐसा नहीं लिखा गया। जब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात आ रही है, जब जाति आधारित डिस्क्रिमिनेशन की बात आ रही है, तो मैं इसका प्रावधान आपको 3C जिसको चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में, वो 3C जो है वो कहता है कि जाति आधारित भेदभाव का अर्थ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों
एवं अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के विरुद्ध केवल जाति या जनजाति के आधार पर भेदभाव है। इसका मतलब कि केवल इन्हीं के आधार पर, जाति के आधार पर कल यही लोग शिकायत कर सकते हैं कि इनके साथ भेदभाव हुआ। सामान्य वर्ग के छात्र के साथ अगर भेदभाव होता है, अगर उसे अपमानित किया जाता है, और अगर सामान्य वर्ग का छात्र होने की वजह से उसे कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि उसके खिलाफ या उसके साथ अन्याय हो रहा है, तो वो कहाँ जाएगा, वो किस मंच पर अपनी शिकायत करेगा? ये एक बड़ा सवाल है। और ये सवाल तब उठा है जब ओबीसी को इसमें जोड़ा गया है कि अगर आपने ओबीसी को भी इसमें जोड़ दिया तो फिर सामान्य वर्ग के लोगों का। तो इसके लिए एक बात ये कही जा रही है कि सामान्य वर्ग को इस बिल आने के बाद सामान्य वर्ग को सिर्फ ढाल लेनी है, अपने आप को बचाना है। उसके पास कोई हथियार नहीं है, वो हथियार नहीं चला सकता, केवल अपना बचाव कर सकता है इस बिल के जरिए। जो सबसे बड़ी शंका सामान्य वर्ग के बीच में है वो ये है। जब हम एक कॉलेज में होते हैं, एक प्रांगण में होते हैं, तो विद्यार्थी कहलाए जाते हैं। हम ऐसे भी लाएंगे तो हम तो पहले ही जातिवाद में बांट दिए गए ना। तो सबसे बड़ी खाई तो वहीं बन गई। अभी मैं एक आपको अखबार की कटिंग दिखाऊंगा, उसमें फर्स्ट क्लास में SC ST पे लगाया, फर्स्ट क्लास के बच्चे पे। तो मतलब उसने ऐसा क्या ही किया होगा, और बच्चा है तो आपको समझाना चाहिए। उस पर आप ये कैसे लागू कर सकते हो? हाँ सर, आप बताएं। देखिए, इसमें कई सारी विसंगतियां हैं अभी तक जो पढ़ने में आया है। क्या इसमें EWS, जो सामान्य वर्ग में EWS को दिया गया है, क्या वो भी शिकायत कर सकता है कहीं? क्योंकि आखिरकार रिजर्वेशन कैटेगरी में तो आएगा 10% लोग। दूसरा, क्या एक OBC का जो अपर OBC क्लास है, मान लीजिए एक जाट है, क्या वो एक नाई के खिलाफ कर सकता है? क्योंकि नाई तो बहुत कमज़ोर है, कुम्हार तो बहुत कमज़ोर है, लेकिन है वो भी OBC। तीसरी बात ये है कि अगर हम देखिए ये बिल जो है इस बात पर खामोश है कि शिकायत किसके खिलाफ की जा सकती है। नहीं, मैं बात सुनिए। ये बिल इस बात पर खामोश है कि शिकायत किसके खिलाफ की जा सकती है। इस बात का जिक्र है कि शिकायत कौन कर सकता है। तो जो बात आप कह रहे हैं कि एक ओबीसीज में भी कुछ अपर कास्ट ओबीसी हैं मैं उनको अपर कास्ट ओबीसी कहता हूँ, और कुछ नीचे है जो शैक्षणिक या आर्थिक स्तर पर, तो जिन जातियों का आप नाम ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। वो जाति वो भी मेरे समझ से, जितना मैं इसको समझ रहा हूँ, वो भी शिकायत कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ओबीसी का, अगर ओबीसी जातिगत आधार पर भेदभाव करता है तो उसको कैसे लिया जाएगा। और इसमें शिकायत करने वाले का नाम तो है, लेकिन शिकायत किसके खिलाफ की जा सकती है इसके लिए चुप है। क्या SC OBC खिलाफ कर सकता है? प्रश्न वही खड़ा होता है। दूसरी बात क्या है, कॉलेजों में तमाम जातियों के बच्चे पढ़ने आते हैं। कुछ ऐसे इलाकों से आते हैं कि जहाँ वो अन्य जातियों के संपर्क में नहीं रहते, किसी एक खास जाति की वहाँ प्रभुत्व रहता है या बहुलता रहती है। और जब वो कॉलेज में आता है तो वो देखता है, या यूनिवर्सिटी में गया, नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हैं, उसे नहीं पता है कि ये किस जाति का है, या कि ये जाति क्या OBC में आती है। मान लीजिए मैं सामान्य वर्ग का बच्चा हूँ, ये मेरा बच्चा है सामान्य वर्ग का, वो पढ़ने जाएगा तो उसको सावधान रहना पड़ेगा। अब उसको लगातार उसको सावधान रहना पड़ेगा। एज ए गार्जियन हम भी उसको कहेंगे कि भाई सावधान रहना, किसी के साथ ऐसा मिसबिहेव मत कर देना, ऐसी जातिगत बात मत कर देना। अब OBC में तो 500-600 जातियाँ हैं, अब वो उनको याद करे कि कौन कौन OBC है, मुझे किस किस से बच के रहना है। SC में 400-500 जातियाँ हैं, किस किस का ध्यान रखे, वो क्या करेगा। और दूसरा क्या है, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में झगड़े होते हैं, या तो भोकाल के लिए होते हैं, या फिर लड़की लड़की का मामला होता है। दो मसले होते हैं सबसे ज़्यादा। या तो लड़की उसकी जाति की है, किसी और जाति के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा है, या वो इसी तरह के मामले होते हैं। इन्हीं मामलों को लेकर ज़्यादातर झगड़े होते हैं। तो इन मामलों के जब झगड़े होंगे तो उसमें क्या झूठी शिकायतें नहीं होंगी, और वो भी सामान्य वर्ग के खिलाफ ही होंगी, और तो किसी के खिलाफ हो नहीं सकती हैं।